तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं मालूम है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई काम अभी भी क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने यही सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा होता है वो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, यानी वो काम अभी भी क्या है, जारी है। जो काम कोई व्यक्ति कर रहा होगा वो अभी भी उस काम को कर रहा है ना। किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले, किसी भी हिंदी वाक्य का, हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, पहचान मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर पहचान आपको नहीं आ रहा है करने कि कौन सा टेंस है तो आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं बिना ग्रामर के ही, बिना टेंस के ही आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये बहुत झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे। आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, टेंस आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। अभी भी पढ़ रहे हो और मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये टेंस अभी क्या है, जो हम लोग पढ़ाने का काम अभी चल रहा है, आप लोग के पढ़ने का काम चल रहा है। जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, मोहन खाना खा रहा है, वो अभी नहीं जा रहा है ना। तो यहां पे जो है इस टेंस से हमें क्या पता चल रहा है, जो काम चल रहा है वो अभी भी चल रहा है और पूरा नहीं हुआ। तो आइए इसका हम लोग पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस के वाक्य के अंदर में क्या आएगा, रहा है आएगा, रही है आएगा, रहा हूं आएगा और रहे हो, है ना। क्या आएगा, रहे हो आएगा और रहे हैं आएंगे। इतने पहचान आपको याद रखना है। ठीक है, पहचान अगर याद नहीं रहेगा तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा टेंस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, पहचान होता है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो रूल होता है ना। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, किस सब्जेक्ट के साथ आपको किस वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद ये जो रूल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। पहचान के बाद आपका क्या आता है, इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी वर्ब होती है, 3 वर्ब, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आइए उस हेल्पिंग वर्ब को चेक कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर सब्जेक्ट ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, है ना। अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट क्या आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या किसी एक का नाम आ जाए, क्या आ जाए, किसी एक का नाम। याद रखना, सेंटेंस में अगर 2 लोगों का, एक सेंटेंस में 2 लोगों का नाम आ गया तो वो सिंगुलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को माइंड में रखना, इसीलिए हमने इसमें क्या लिखा, किसी एक के नाम के साथ, है ना। किसी एक के नाम के साथ आपको क्या लगाना है, इज का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ गया। ही, शी, इट या किसी एक के नाम के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या, एक, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट में अगर ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या किसी एक का नाम आ गया, है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो वो क्या, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि सब्जेक्ट में जब भी क्या आ जाए, वे आ जाए, यानी हिंदी में क्या आएगा, हम, क्या आएगा, हम आएगा। और अगर सब्जेक्ट में क्या आ जाए, यू, तुम आ जाए, है ना। हिंदी में दे, अगर मतलब हिंदी में वे आ जाए तब भी क्या लगाएंगे हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, है ना। वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। जब भी सब्जेक्ट में आपका वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया या प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका तीसरा रूल क्या हो गया, आई के साथ हमको क्या क्या यूज करना है, एम का प्रयोग करना है ना। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आई तो सिंगुलर है और जबकि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इज का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, अपवाद होता है, क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना। तो इसी तरह से आई भी किसमें है, अपवाद में है ना। ये आई जो है किसमें है, अपवाद में है, और इसीलिए जो है इसके साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है ना। इसी की वजह से सिंगुलर होने के बावजूद ये क्या है, अपवाद में है ना। इसको अपवाद में रखा जाता है, इसीलिए जो है आई के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग
नहीं किया जाता है। और आई के साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग, वो भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका जो चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, आपका लिखा हुआ गलत हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगाएगा, यानी जो इसमें वर्ब आएगा वो हमेशा किसको लेके चलेगा, आईएनजी को जोड़ के चलेगा, है ना। यानी जो इसका जो एकदम क्लोज फ्रेंड है, जो पक्का दोस्त है, कौन है, इसका आईएनजी है। मतलब ये जो है अपने दोस्त के बिना नहीं रह पाएगा। फिर चाहे वो प्रेजेंट क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। वर्ब के साथ हमको आईएनजी का प्रयोग करना है। जबकि हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें जब जो है उसका नेगेटिव बना रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना, इंट्रोगेटिव बना रहे थे, तो वर्ब में से यस या यस हट जा रहा था ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, आईएनजी हमेशा रहेगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, है ना, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, हमेशा ये जो है V1 किसको लेके चलेगा, अपने दोस्त को लेके चलेगा, और इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V1 के साथ हमेशा क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। मतलब कंटिन्यूअस जितने भी इसमें टेंस हैं, 12 टेंसों में जो भी कंटिन्यूअस है, सबके साथ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। समझ में आ रहा है। तो चारों रूल ये समझ में आ गए, चारों रूल समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी होगी। आपका क्या हो गया, पहचान हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, रूल हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है फार्मूला। फार्मूला को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फार्मूला भी बोलते हैं, जो भी कह लो, है ना, आपकी मर्जी है इसमें, है ना, चाहे स्ट्रक्चर बोलो चाहे फार्मूला बोलो, है ना। तो इस तरह से आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम वर्डों को किस तरह से सेट करके ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। वर्ड को इसमें सेट किया जाता है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे पूरा होता है ना। तो ये आपको तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम किसका, कौन सा सेंटेंस का देखने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, किसी इन तीनों में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और उसमें हमेशा क्या जोड़ के चलेंगे, आईएनजी जोड़ के चलेंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये फार्मूला समझ में आ गया, क्लियर है, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए चलिए हम लोग अब इसका एक एक पूरा जितने पहचान है ना, जितने पहचान है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, है ना, रहे हैं, इन सब का एक एक एग्जाम्पल ले लें ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारे पहचान इसमें आ जाए, है ना। तो चलिए आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्या है, राहुल एक पत्र लिख रहा है ना। तो पहचान देखो, रहा है आ गया ना। सबसे पहले हम पहचानेंगे, और पहचान कैसे किया जाता है, हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में देखो रहा है आ रहा है ना, है ना, रहा है आ रहा है ना। तो यही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, समझ में आ रहा है। तो रहा है पहचान आ गया। अब जब हमको पहचान पता चल गया तो हम लोग अब क्या लगाएंगे, देखेंगे फार्मूला रूल। राहुल, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, है ना। अब देखिए राहुल किसी का नाम है, राहुल किसी का नाम है, तो ऊपर क्या लिखवाया गया है, किसी एक के नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद क्या लिख देंगे, इसमें से इज लिख दिए। अब इन तीन यहां से मतलब नहीं है, अब क्या लाएंगे, तुरंत वर्ब लाएंगे ना। वर्ब इसमें कहां है, हिंदी वाक्य के सबसे लास्ट में लिख रहा। तो लिख रहा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, राइट में क्या जोड़ देंगे, ING। याद रखना जब भी किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो ING जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो राहुल इज राइटिंग, क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है, एक पत्र। तो यहां पे लिख देंगे क्या, ए लेटर, ठीक है। अब इस फार्मूले के हिसाब से आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, सेट हो गया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना। राहुल इज राइटिंग ए लेटर, क्लियर है, क्लियर है।
अब इसका एक पहचान और क्या आ रहा है, रही है। इस पहचान का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे रीना मंदिर जा रही है, तो रही है भी पहचान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो जब ये रही है पहचान आ गया तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे यही वाला, तो इसमें रीना है, क्या लिख देंगे, रीना। रीना के बाद क्या लिख देंगे, किसी का नाम है और एक ही है, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। रीना इज, उसके बाद वर्ब क्या होगा, जा रही। गो माने क्या होता है, जाना, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। कहां जा रही है भाई, टू टेम्पल जा रही है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना एकदम। आपका इस फार्मूले के हिसाब से ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सेट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पहचान क्या है, रहा हूं, है ना। अगला पहचान क्या है, रहा हूं। तो देख लो भाई, मैं खाना खा रहा हूं, है ना। पहचान आ गया कि नहीं आ गया, है ना, पहचान आ गया। यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, आई आ गया। अब भाई बोला गया है यहाँ पे आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब उसके बाद वर्ब आएगा ना, वर्ब क्या है, खा रहा, है ना, खाना, यही होता है ना, खा रहा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ईटिंग हो जाएगी। क्या खा रहा है भाई, क्या खा रहा है, फूड खा रहा है, ईटिंग फूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ रहा है। तो अगला पहचान क्या है, रहे हो, है ना, रहे हो। अगला पहचान क्या आता है, रहे हो। तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल रहे हो का भी ले लेते हैं, जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, है ना, तुम झूठ बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पे रहे हो आ गया पहचान, है ना। तो हम लोग तुरंत क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगता है भाई, हमेशा वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। तो यू के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, आर। अब वी1 आएगा, वी1 बोलना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, टेल होता है। टेल में क्या जोड़ देंगे, टेल में आईएनजी जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद ए लाई, है ना, समझ में आ रहा है, यू आर टेलिंग ए लाई। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है एकदम। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। उसके बाद अगला आ जाता है रहे हैं। लास्ट हमारा पहचान क्या आ रहा है, रहे हैं। क्या आ रहा है, रहे हैं। तो आइए इसको भी हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो रहे हैं वे, है ना, पहचान रहे हैं आ गया। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। समझ में आ रहा है, दे। दे के साथ क्या लगाना है, आर का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आर, उसके बाद आना का इंग्लिश, दे आर कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग। उसके बाद कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हियर, क्या लिख देंगे, हियर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा दे आर कमिंग हियर, है ना, क्लियर है। अब एक देखिए, एक लास्ट हमारा एग्जांपल है। इसमें हमने यहाँ पे लिखाया था किसी नाम के साथ ना, किसी एक के नाम के साथ। और जब भी किसी एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, कितने, किसी वाक्य में एक के जगह पे दो नाम आ जाता है अलग अलग, तो वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहता है, बल्कि क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो प्लूरल आएगा, है ना। देखो यहाँ पे, तो मोहन और सोहन स्कूल जा रहे हैं, यानी एक नहीं जा रहे बल्कि कितने लोग, दो। और इंग्लिश में जैसे ही एक से दो हो गए तो किस पे काउंट किया जाता है, प्लूरल में काउंट किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। उसके बाद अब प्लूरल हो गया ना भाई, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना, भले ही नाम है ना, आर। उसके बाद क्या होगा, जा रहे, जा रहे का क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इतना आपका अफर्मेटिव समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव हो गया, है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाना हमने सीख लिया। तो आइए इसका फार्मूला क्या होता है नेगेटिव का। फार्मूले में कुछ है नहीं, खाली आपको फार्मूले में जो आपका अफर्मेटिव फार्मूला था ना, इज एम आर के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, है ना। इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे, आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट इज एम आर, देखो प्लस खाली क्या आ गया है, नॉट आ गया। अगर हम लोग नॉट को निकाल दे तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, है ना।
लेकिन हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा, और V1 में क्या रहेगा, ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ में आ गया फार्मूला। अब इस सेंटेंस में कोई काम न होने की जानकारी होगी, है ना, ऐसा काम जो काम नहीं हो रहा होगा, जैसे वह घर नहीं जा रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, यानी कोई काम हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। नेगेटिव में किसी काम के न होने की जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। जैसे मोहन खाना नहीं खा रहा है, मोहन, आपका सारे रूल वही रहेंगे, मोहन, उसके बाद मोहन सिंगुलर है, क्या होगा, इज, है ना, उसके बाद नॉट लगा देंगे, है ना, नॉट हो गया आपका, फिर वर्ब आएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग। समझ में आ रहा है, ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद लगा दो फूड खाली, है ना, हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए एग्जाम्पल क्या है, रीना मंदिर नहीं जा रही है, यानी मंदिर जाने का काम नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, रीना, उसके बाद क्या लगा देंगे, रीना के साथ इज लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, उसके बाद गोइंग, है ना, गोइंग टू कहां पे, टेम्पल। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से और भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। हम लोग खाली इसमें कितना एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, और बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसका जो है इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक यस या नो टाइप वाला होता है और एक WH टाइप वाला होता है। यस या नो टाइप किसे किसे कहते हैं, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम किस में दे दें, यस या नो में। यस या नो में आंसर देने से उसका पूरा आंसर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या है, तो इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। पहला देखिए स्ट्रक्चर अब क्या होगा, अब जो वो स्ट्रक्चर होगा ना यस या नो टाइप वाले में, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के क्या कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा। देखो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट के पहले था अब कहां चला गया है, यस या नो टाइप वाले में पहले आ गया, और कोई इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें जो क्या की इंग्लिश होगी, इसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। उसमें वाट नहीं लगाएंगे, क्या की इंग्लिश जो है वाट लगाएंगे, है ना, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हम लोग उसकी इंग्लिश किससे बनाएंगे, है ना, इज एम आर। और जबकि WH वर्ड जो होगा ना, वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के कहां आएंगे, बीच में आएंगे। और जो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो है क्या जो है किस में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है ना, और उसका आंसर किस में दे देते हैं, यस या नो टाइप में। और ये भी याद रखना, जो यस या नो टाइप वाला सेंटेंस होता है उसमें क्या के सिवा कुछ और आएगा ही नहीं, क्या के सिवा कुछ और आएगा ही नहीं, जो यस या नो टाइप के वाले होते हैं। और ये हमेशा जो क्या होता है ना, सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो आइए चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, मतलब जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या वह एक पत्र लिख रहा है, अगर लिख रहा है तो कह दोगे यस, और नहीं लिख रहा है तो नो। और इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खाली क्या पूछा है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। ये नहीं पूछा है कि वह क्या लिख रहा है, ये नहीं पूछा है ना, वह क्या लिख रहा है ये नहीं पूछा है, उससे खाली क्वेश्चन कर रहा है क्या वह पत्र लिख रहा है, मतलब हाँ या ना। उसका आंसर किस में देना है, हाँ या ना में देना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो क्या की इंग्लिश है ना, क्या की इंग्लिश जो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता से लेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के अनुसार। वो जो क्या की जो है क्या की इंग्लिश किसकी सहायता से लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या लगता है, इज लगता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, इज, उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, क्या होगा, लिख रहा का क्या हो जाएगा, राइटिंग, है ना। समझ में आ रहा है। और इसमें देखो V1 में ING हमेशा लगता आ रहा है ना, हमेशा लगेगा, ठीक है। इजी राइटिंग क्या, एक पत्र, ए लेटर, क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। याद रखना क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इंग्लिश स्पीकिंग में क्वेश्चन मार्क बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट इज योर नेम देन क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं बोला जाता ना, खाली क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम। हाँ, लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद आप लोग अगला देखते हैं, क्या कौन सा एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जगह थोड़ा वैसा है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो जो ये क्या की इंग्लिश तुम के अनुसार आएगी ना, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आर यू, है ना। उसके बाद क्या आएगा, गोइंग, है ना, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है ना। अब ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, किसका, यस या नो टाइप का। अब हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप का, है ना, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आएंगे। प्रश्नवाचक शब्द जो है हिंदी में कहाँ आएंगे, ये सब बीच में आएंगे, वाक्य के शुरू में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है। ये सब जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस के सबसे पहले आएगा। समझ में आ रहा है। तो आइए सब चलिए हम लोग, इसमें कुछ फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खाली जो है यस या नो टाइप वाले में प्लस क्या हो गया है, WH वर्ड हो गया, देख लो, है ना। इस फार्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली क्या जोड़ दिया गया है, WH वर्ड जोड़ दिया गया। तो आइए हम लोग इसको भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, वह झूठ क्यों बोल रहा है, वह झूठ क्यों बोल रहा है। तो ये देखो क्वेश्चन वर्ड है ना, हिंदी के कहां पे आया है, हिंदी वाक्य के बीच में आया है, और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, वाई। समझ में आया इतना। अब जो है फिर उसके बाद इज एम आर भी लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देख लो क्या है, वह है, तो वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है। हो गया क्लियर, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, कहाँ गया सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा कि इंग्लिश, है ना, बोल रहा कि, है ना, क्या हो जाएगा, टेलिंग, है ना, क्या हो जाएगा, टेलिंग, LI। क्लियर है। देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस आपका क्या है, तुम समय से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसका, वाई इसमें भी आ रहा है ना। वैसे क्वेश्चन वर्ड बहुत होते हैं, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, है ना। तो आप लोग इसका भी प्रैक्टिस करोगे, आपको समझाने के लिए इतना बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वर्ड यूज करके आप लोग और भी सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाई लिख दिए। अब जो है इज एम आर किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, वाई आर यू, है ना। उसके बाद जाना की इंग्लिश, है ना, हाँ नहीं, तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट। उसके बाद गोइंग, है ना, टू ऑफिस। उसके बाद क्या आता है, इन टाइम। क्या होता है, इन टाइम या एट राइट टाइम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, यानी WH वर्ड इज एम आर, है ना, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो YouTube पे जो देख रहे होंगे उनको जो कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा, वो भी अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।